हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर। आज है 4 मई। तो आज के जितने भी करंट अफेयर होंगे इंपॉर्टेंट, वो हम सब डिस्कस करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नौका त्रासदी के कारण चर्चा में रहा जबलपुर शहर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे भील सबसे बड़ी जनजाति है और कूनो नेशनल पार्क के कारण इस स्टेट को टाइगर स्टेट, तेंदुआ राज्य और चीता राज्य का गौरव भी प्राप्त हुआ है। और इंदौर लगातार कई वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। मध्य प्रदेश स्वच्छता सर्वेक्षणों में शीर्ष राज्यों में शामिल है। और हाल ही में बात करें तो भारतीय सेना ने जबलपुर में एशिया प्रशांत देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र का पहला स्मॉल आर्म्ड एंड स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स नियंत्रण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित यहाँ पे किया है। कृषि और नवाचार की दृष्टि से देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत बालाघाट जिले में सहकारी क्षेत्र के गोदाम का निर्माण किया गया है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, हाल ही में किसी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया। इन दोनों को प्रधानमंत्री ने नियुक्ति मंजूर की है। इन दोनों की नीति आयोग एक गैर संवैधानिक और कार्यकारी निकाय है, जिसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर लिया गया था। इसकी संरचना में प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और पूर्णकालिक सदस्य बाकी सब होते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां की 2026 में जो हुई हैं। तो इसमें पहला है, नीति आयोग में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अशोक लिहाड़ी को नया उपाध्यक्ष चुना है, जिसमें सुमन बेरी का स्थानीय लेंगे। बात करते हैं थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने नए उप प्रमुख वाइस चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। प्रशासनिक और आयोग की बात करें तो अश्वनी भिड़े बीएमसी यानी कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पहली महिला कमिश्नर बनी है। अश्वनी भिड़े साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष से नियुक्त किया है। तो साध्वी, ये वाला जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी नियामक संस्थाएं की बात करें तो वीर विक्रम यादव को डीजीसीए का नया महानिदेशक और कोमपल्ला वेंकट रमन मूर्ति को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। और श्रीकांत वेल्लामकन्नी को नास्कॉम का चेयरमैन और विभोर जैन को ओएनडीसी का नया सीईओ नियुक्त किया है। इसी क्रम में देखें बुरा वस्मी रामा मोहन को नया अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक बनाया गया है पावर ग्रिड का। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय भूमिका की बात करें तो किरण मणि को एशिया प्रशांत के लिए ओपन एआई का प्रबंधक निदेशक और विक्रम कुमार दोरईस्वामी को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखें, लोकसभा की सीटों को वर्तमान संख्या से बढ़ाकर 850 करने के लिए हाल ही में किस प्रक्रिया पर चर्चा तेज हुई है? तो ये हुई है संविधान संशोधन और परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन के ऊपर। तो यहाँ पे देखें तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। वर्तमान में सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। 850 सीटों का जो प्रस्ताव है जनसंख्या के समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है। और 84वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2001 है ये महत्वपूर्ण है, जिसने 2026 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया था। बात कर लेते हैं यहाँ पे लोकसभा की, हाउस ऑफ द पीपुल इसको बोला जाता है। इसकी संरचना की हम बात करें तो अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की अभी तक 550 निर्धारित है। 104वें संविधान संशोधन के बाद एंग्लो इंडियन का नामांकन यहाँ पे समाप्त कर दिया है। इसमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित से हो सकते हैं। यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करें तो सदस्यों का चुनाव जो होता है राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों जैसे कि प्रत्यक्ष मतदान यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा किया जाता है। जनसंख्या का आधार क्या है? यहाँ पे प्रत्येक राज्य को सीटों का आवंटन इस प्रकार किया जाता है कि सीटों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या अनुपात पूरे देश में यथासाध्य यानी कि समान रहे। सीटों का निर्धारण, वर्तमान में जो सीटों का निर्धारण है यानी कि आवंटन है वो 2071 की जनगणना के आधार पर 1971 की जनगणना पर आधारित है। इसे 84वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा 2026 तक के लिए स्थिर कर दिया गया था। अब बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, हाल ही में किस खाड़ी देश ने तेल उत्पादन नीतियों के कारण ओपेक से बाहर निकलने का संकेत दिया है? तो आंसर है इसका यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में है। यदि यूएई बाहर निकलता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति और भारत की ऊर्जा आयात लागत को प्रभावित कर सकता है। और 2019 में कतर इससे पहले ही बाहर हो चुका है। इसी क्रम में बात कर लेंगे वैश्विक परिदृश्य में से संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रिया की, जिसमें पहले देखते हैं यूएई के बारे में। तो राजधानी इसकी अबू धाबी है और यहाँ की मुद्रा है यूएई दिरहम।
राष्ट्रपति यहाँ के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जो कि अबू धाबी के शासक हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूस। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी और मुद्रा की बात करें तो वियना इसकी राजधानी और मुद्रा यहाँ पे यूरो है। राष्ट्रपति की बात करें तो अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन, और चांसलर की बात करें तो यहाँ पे सरकार के प्रमुख को चांसलर कहा जाता है। वर्तमान में चांसलर कौन है? कार्ल नेहमर। अगला क्वेश्चन है, लोक अदालतों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, जिसमें पहला है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। बात करें लोक अदालत की, तो ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है। इनका मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी समझौते से त्वरित निपटारा करना है। इनके फैसले को सिविल कोर्ट की डिग्री माना जाता है और यह अंतिम होता है, जिसकी कोई अपील नहीं होती है। इसी क्रम में बात करें उत्तराखंड उच्च न्यायालय की, तो यहाँ पे स्थापना क्रम की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, और इसी दिन राज्य के उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी, जो कि राज्य का उच्च न्यायालय 20वां उच्च न्यायालय कहा गया भारत का, और ये अभी नैनीताल में स्थित है। प्रमुख नियुक्तियों की बात करें तो जनवरी 2026 से न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति अशोक अभेंद्र देसाई यहाँ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे 2000 में। बात करते हैं इसी क्रम में देखें स्थानांतरण का निर्णय, तो यहाँ पे मंत्रिमंडल ने हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी गोलापार क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय यहाँ पे लिया है। इसका उद्देश्य नैनीताल के बढ़ते यातायात और पारिस्थितिकी दबाव को कम करना है। भवन की इतिहास की बात करें तो नैनीताल स्थित वर्तमान भवन का निर्माण 1897 में संतोनी मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। यह अपनी नियो गोथिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मूल रूप से वायसराय यहाँ पे निवास यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे कार्यभार सौंपा गया है? तो यह है रोहित जैन, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं आरबीआई की, तो भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी नियामक संरचना के तहत शीर्ष स्तर पर एक गवर्नर होते हैं और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो विभिन्न मौद्रिक नीति और प्रशासनिक नीतियों का संचालन करते हैं। अब देख लेते हैं आरबीआई के बारे में, तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण इसका हुआ। वर्तमान नेतृत्व की बात करें तो वर्तमान में संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं, शक्तिकांत दास जी के स्थान पर। प्रमुख कार्य और भूमिका की बात करें तो बैंकों का बैंक कहते हैं अंतिम ऋणदाता कहा जाता है और मौद्रिक नीति तैयार करने, मुद्रा जारी करने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई LRASHM मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो यह है 1500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। LAR इसकी फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक का अर्थ होता है कि ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक रफ्तार। यह रक्षा तकनीक में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और समुद्री सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में बात करेंगे DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की, तो यहाँ पे 1958 में DRDO का स्थापना हुआ था रक्षा विज्ञान संगठन के तौर पे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात करते हैं आदर्श वाक्य की, तो संस्कृत आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। नोडल मंत्रालय की बात करें तो रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान अध्यक्ष इसके रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं। प्रमुख कार्यक्रम की बात करें तो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी हैं और इसकी द्वारा विभिन्न मिसाइलें विकसित की गई हैं, जो कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग अनेक प्रकार की हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनाग्नि और पारिस्थितिकी परिवर्तनों के कारण चर्चा में रहा ईस्टर द्वीप, ईस्टर आइलैंड किस महासागर में है? तो यह है प्रशांत महासागर में। ओके, ईस्टर द्वीप चिली का हिस्सा है। ये अपने विशाल पत्थर की मूर्तियां जो कि ऐसी होती हैं मोए के लिए प्रसिद्ध है। जलवायु परिवर्तन और हालिया वनाग्नि के कारण यहाँ के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र और ऐतिहासिक धरोहर पर भारी खतरा यहाँ पे मंडरा रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेंगे प्रशांत महासागर की, तो विशालता और गहरा महासागर यह है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 हिस्सा ये कवर करता है। इसका जो सबसे गहरा बिंदु है मरियाना ट्रेंच, लगभग 11,034 मीटर का ये है। रिंग ऑफ फायर की बात करें तो इसके चारों ओर सक्रिय जो ज्वालामुखी की श्रृंखला है, इसके कारण इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। विश्व के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। द्वीपों की अधिकता की बात करें तो 25,000 से अधिक द्वीप स्थित है यहाँ पे। विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ इसी महासागर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में यह है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो 180 डिग्री देशांतर प्रशांत महासागर के मध्य से गुजरती है, जो पूर्व और पश्चिम के बीच एक दिन का अंतर निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, पाक जल डमरू को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह बनाया है ईशांक सिंह ने। बात करते हैं
पाकजल डमरू, जो कि पाक स्टेट भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। ईशान सिंह की यह उपलब्धि साहसिक खेलों में भारत का गौरव बढ़ाती है और ऐतिहासिक तौर पर सबसे पहले मिहिर सेन ने इस जल डमरू को पार करने वाले पहले भारतीय थे। और ईशान सिंह कौन है? ये सबसे कम उम्र में तैर कर पार करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो यहाँ पे बात करें तो भारत का दक्षिणतम राज्य है, पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु जहां पे नीलगिरी पहाड़ियां हैं, इसी राज्य में होता है। इसकी तट रेखा को कोरोमंडल तट कहा जाता है। इस वाली रेखा को कोरोमंडल तट, और इस वाली रेखा को मालाबार तट कहा जाता है। सांस्कृतिक गौरव की बात करते हो, मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। यहाँ की द्रविड़ वास्तुकला शैली में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। शास्त्रीय नृत्य और भाषा की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम है, ठीक है। और तमिल दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक है, तमिल लैंग्वेज, जिसे भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त है। करंट अफेयर की बात करें तो कांचीपुरम जिले में भारत का पहला हाथी संरक्षण और पुनर्वास केंद्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर स्थापित किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस स्थान पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन यहाँ पे किया है? तो ये किया है लेह लद्दाख। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त जो हुए हैं। तो यहाँ पे पहला है ब्राजील में जुलाई 2025 में हुआ था ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑर्डर ऑफ द दक्षिणी क्रॉस। बात करते हैं त्रिनिदाद और टोबैको की। तो जुलाई 2025 में प्राप्त हुआ देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैको। घाना की बात करें तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से नवाजा गया था 2025 में। इसी क्रम में साइप्रस में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड सम्मान मिला था। श्रीलंका की बात करें तो विदेशी शासनाध्यक्षों को दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है श्रीलंका के द्वारा, वो है श्रीलंका मित्र विभूषण। ये प्राप्त हुआ अप्रैल 2025 में। मॉरिशस की बात करें तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है। और बारबाडोस की बात करें तो ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। अब इसी क्रम में देख लेते हैं मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम, जिसमें हमने 3 मई तक की हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे 4 मई की। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। थीम इस वर्ष की है अग्निशामकों के बलिदान को पहचानना और सम्मान देना। और क्लास के अंत में हम पूछते हैं क्वेश्चन जो कि लास्ट वीडियो का क्वेश्चन थे। वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना कहां हुई थी? तो ये हुई थी अल्मोड़ा में। कुमाऊं परिषद की स्थापना सितंबर 1916 में अल्मोड़ा में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था स्थानीय समस्याओं जैसे कि कुली बेगार प्रथा और वन कानून को सरकार के सामने उठाना। बाद में 1926 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। दूसरा क्वेश्चन था उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची और भारत की दूसरी नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पूर्णतः भारत में स्थित है। यह चोटी चमोली जनपद में स्थित है। और आज का क्वेश्चन है पिथौरागढ़ जनपद में मिलम ग्लेशियर में कौन सी प्रमुख नदी निकलती है? तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कच्चूरी राजवंश की कुलदेवी के रूप में आधुनिक समय में किस माता की पूजा की जाती थी? तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों 4 मई 2026 के करंट अफेयर। अब मिलेंगे अगली क्लास में अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।